हेलो मेडिकोस, आयुर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे आयुर्वेद निरूपण के बारे में, जिसमें कुल 4 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे। पहला टॉपिक था आयु के लक्षण एवं संघटक और दूसरा टॉपिक था आयुर्वेद के लक्षण। आज हम तीसरा टॉपिक यानी सिद्धांतों के लक्षण एवं भेद को समझेंगे। सिद्धांत की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम चरक के मतानुसार सिद्धांत को देखते हैं। चरक ने कहा है कि सिद्धांत उसे कहते हैं जो परीक्षकों द्वारा बहुत बार अनेक प्रकार से परीक्षण करके हेतुओं के द्वारा भी परीक्षण कर किसी निर्णय या निष्कर्ष की स्थापना की जाती है। यानी परीक्षक जिस भी सिद्धांत की स्थापना करने जा रहा है वो उसे अनेकों बार परीक्षण करेगा और हेतुओं के द्वारा भी परीक्षण करके अगर उसे सेम निष्कर्ष निकल रहा है तब उसे सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करेगा। उसे हम लोग सिद्धांत के नाम से जानेंगे। ये सिद्धांत 4 प्रकार का होता है: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभिपगम सिद्धांत। सबसे पहले देखते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत के बारे में। सर्वतंत्र सिद्धांत सर्व अस्मिन् तंत्रे ततत् प्रसिद्धा, यानी जो सभी शास्त्रों या तंत्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हो उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी जितने भी शास्त्र हैं उसमें सभी में जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया उसे स्वीकारा जाए तब हम उसे कहेंगे ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। जैसे रोग के निदान यानी कारण है, यानी जो रोग होता है उसका निदान होता है, यानी वो किसी न किसी कारणवश हमें रोग होता है। इस बात को सभी तंत्रों और सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया है, इसीलिए ये क्या हुआ, सर्वतंत्र सिद्धांत हुआ। इसी तरह अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, यानी बीमारियां जो हैं बहुत तरह की हैं, इसको भी सभी ने माना है और साध्य रोगों की चिकित्सा होती है। इस बात को सभी शास्त्रों एवं सिद्धांत स्वीकारते हैं, इसलिए ये सर्वतंत्र सिद्धांत हुआ। ठीक है, अगला सिद्धांत है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रत्येक शास्त्रों के जो अपने स्वतंत्र सिद्धांत होते हैं उन्हें प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। यानी जितने भी शास्त्र हैं उनके जो अपने अपने अलग अलग जो सिद्धांत हैं वो कहलाएंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। चरक संहिता में 6 रस बताए गए हैं, ठीक है, जबकि दूसरे आचार्य जैसे बडिस और धर्मार्गों ने आदि ने क्या कहा है कि 8 रस हैं। ठीक है, तो चरक की बात अपनी अलग है कि 6 रस हैं और अन्य आचार्यों की बात है कि वो 8 रसों को स्वीकार करते हैं। तो अलग अलग सिद्धांत होने की वजह से इसको हम लोग प्रतितंत्र सिद्धांत कहेंगे। चरक संहिता में इसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं और अन्यत्र मन को लेकर 6 ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। यानी कहने का मतलब ये है, चरक ने कहा कि ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, लेकिन दूसरे आचार्यों ने कहा है कि नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां तो हैं लेकिन उसके साथ मन भी है, यानी कुल 6 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो दो लोगों के अपने अलग अलग सिद्धांत हो गए, इसलिए उसको हम प्रतितंत्र, यानी प्रत्येक का जो अपना अलग सिद्धांत है वो प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाएगा। तीसरा सिद्धांत है अधिकरण का सिद्धांत। अधिकरण मतलब जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो उसमें उसी से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। यानी हम जिस विषय में बात कर रहे थे वो तो सिद्ध करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में उससे संबंधित दूसरा कोई सिद्ध बात आ जाएगी, तब हम अधिकरण सिद्धांत के अंतर्गत कहलाते हैं। जैसे अधिकरण सिद्धांत का सामान्य अर्थ यह भी है कि ऐसा निष्कर्ष जिसका प्रभाव अन्य पर भी पड़े, यानी एक सिद्धांत है उसके साथ साथ दूसरा भी सिद्धांत उसी में स्पष्ट हुआ जा रहा है। जैसे मुक्त पुरुष जो होते हैं, यानी जिस पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है उसे हम मुक्त पुरुष कहते हैं। ठीक है, मुक्त पुरुष जो होते हैं वो शुभ और अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इसलिए क्योंकि वे इच्छा रहित होते हैं। अब उनकी कोई इच्छाएं बची ही नहीं है तो शुभ और अशुभ फल देने वाले कार्यों को वो नहीं करेंगे। यानी इससे देखो, हम बात कह रहे हैं कि मुक्त पुरुष जो है शुभ अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करेंगे, लेकिन इससे दूसरी बात भी स्पष्ट हुई जा रही है कि कर्म का फल है। तभी तो कह रहे हैं ना कि मुक्त पुरुष शुभ और अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करेंगे, यानी कार्य करेंगे तभी तो शुभ या अशुभ फल मिलेगा। एक बात से दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो जा रही है, इसीलिए हम इसको अधिकरण सिद्धांत के अंतर्गत लेते हैं। इस प्रस्ताव से यह सिद्ध होता है कि कर्मों का फल मिलता है, मोक्ष होता है, पुरुष है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है।
ठीक है, एक बात से दूसरी बात सिद्ध होना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। तीसरा सिद्धांत है अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत में कहा गया है कि जिस असिद्ध, यानी अभी वो सिद्ध नहीं है, और अपरिचित, अभी पूरी तरह से परिचित भी नहीं, अनुपदिष्ट है और अहेतुक है। ठीक है, जिस असिद्ध, अपरिचित, अनुपदिष्ट और अहेतुक विषय को वैध वाद के समय शास्त्रार्थ करते समय मान लेते हैं, यानी अभी वो पूरी तरह सिद्ध नहीं है वो बात, लेकिन जब हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं तब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम कुछ समय के लिए उस असिद्ध अहेतुक विषय को हम लोग कुछ समय के लिए स्वीकार कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं, तब हम उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे द्रव्य को प्रधान मानकर विषय कहेंगे या फिर गुण को प्रधान मानकर विषय कहेंगे। हम किसी चीज को अगर मान के कहेंगे तब वो आएगा अभ्युपगम सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, अगला हम देखते हैं न्याय दर्शन के अनुसार सिद्धांत। न्याय दर्शन के अनुसार सिद्धांत क्या होते हैं? न्याय दर्शन ने सिद्धांत की कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने सिद्धांत के बारे में बात कही है। ठीक है, जैसे तंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, संस्थिति सिद्धांता। ठीक है, यानी तंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, इन तीनों के माने हुए विषयों के सम्यक व्यवस्था मानना सिद्धांत है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, इनके जो विषय हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और सिद्धांत नामक न्याय दर्शन का एक पदार्थ भी है, यानी जो न्याय दर्शन है उन्होंने सिद्धांत को एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है। पदार्थ कैसे? जैसे आयुर्वेद में 6 पदार्थ हैं, वैसे ही न्याय दर्शन में कुल 16 पदार्थ हैं। उन्हीं पदार्थों में एक सिद्धांत भी है। ये अभी हम जब आगे न्याय दर्शन पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि मतलब 16 पदार्थ कौन कौन से हैं न्याय दर्शन के अनुसार। ठीक है, सिद्धांत 4 प्रकार का होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों के अंतर्गत सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत के बारे में। वही चारों सिद्धांत है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, लेकिन उनकी चरक की जो लैंग्वेज थी, मतलब उनका कहने का जो तरीका था और जो न्याय दर्शन का कहने का तरीका है, उसमें डिफरेंस है, लेकिन सिद्धांत वही है, चारों सिद्धांत वही हैं। जैसे सर्वतंत्र सिद्धांत, जिस सिद्धांत के विरोध में किसी शास्त्र में प्रमाण ना मिले, और चरक ने क्या कहा था? जो सभी शास्त्रों में पाया जाए। ठीक है, इसमें कहा गया कि उसके विरोध में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, तब हम उसको कहेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत है। ठीक है, जैसे घ्राण आदि इंद्रियां हैं और गंध आदि इंद्रियों के विषय हैं, यानी जो हमारी घ्राण यानी कि नाक जो है वो एक इंद्रिय है और उसका जो विषय गंध है, इस बात को सभी शास्त्रों में स्वीकारा गया है और उसके मतलब इसके अपोजिट में बात नहीं कही गई है। ठीक है, कि मतलब कि घ्राण, जैसे कहा हमने घ्राण आदि इंद्रियां हैं, तो इसके अपोजिट में किसी शास्त्र में ये नहीं कहा गया कि नहीं घ्राण इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है, उसको सभी जगह स्वीकारा गया है, इसलिए इसको हम लोग सर्वतंत्र सिद्धांत कहेंगे। अगला सिद्धांत है प्रतितंत्र सिद्धांत। जो सिद्धांत अपने तंत्र या शास्त्र में स्वीकृत हो तथा दूसरे शास्त्र में स्वीकृत ना हो, यानी वही बात होगी, जो प्रत्येक का अपना जो अलग सिद्धांत होता है वो प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाता है। यानी जो अपने शास्त्र में स्वीकार है और दूसरे शास्त्र में स्वीकार नहीं है, वह प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाएगा। तीसरा सिद्धांत है अधिकरण सिद्धांत। जिस विषय का जो प्रकरण चल रहा हो और उसी से संबंधित दूसरे अधिकरण का उपस्थित हो जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। वही यही बात तो वहां भी थी, वही बात यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पर परस्पर एक दूसरे को सिद्ध करना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। अगला सिद्धांत है अभ्युपगम सिद्धांत। इसमें क्या किया जाता है? अभ्युपगम सिद्धांत मान लिया जाता है विषय को, स्वीकृत अपरिचित विषय का विशेष परीक्षण अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अभ्युपगम सिद्धांत का सामान्य अर्थ होता है मानी हुई या प्रस्तावित योजना। ठीक है, इसमें सिर्फ मतलब कि अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए कुछ क्षण के लिए हम लोग किसी विषय को मान लेते हैं, मान के बात अगर कहेंगे तो वो अभ्युपगम सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अगला है तर्क भाषा के अनुसार सिद्धांत। तर्क भाषा ने भी उन्हीं चारों सिद्धांतों को स्वीकार किया है, यानी सर्वतंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम
और प्रतितंत्र। ठीक है। तर्क भाषा के अनुसार सिद्धांत प्रमाणिकत्वेन अभ्युपगतो अर्थः सिद्धांता। ठीक है, यानी प्रमाणिक रूप से जो स्वीकार किए जाने वाले अर्थ विषय को सिद्धांत कहते हैं। यानी जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस सिद्धांत के बारे में बात करें, वो प्रमाणिक रूप से स्वीकार है। और चरक ने भी तो यही डिफिनेशन दी थी लगभग, कि जो अनेकों प्रकार से सिद्ध किया हुआ जो विषय होता है वही सिद्धांत होता है। और यही बात यहाँ पे भी कही गई, प्रमाणिक रूप से जो स्वीकार किए जाने वाले अर्थ विषय हो उनको हम लोग सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत 4 प्रकार का होता है। सर्वतंत्र सिद्धांत, वह सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में स्वीकार किया जाए उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। प्रतितंत्र सिद्धांत, वह सिद्धांत जो किसी विशेष शास्त्र में तथा उसके अपने समान शास्त्र में भी स्वीकार किया जाए। यानी एक शास्त्र हो गया मेन, और उसके जैसा एक शास्त्र है, इन दोनों में स्वीकार किया जाए, लेकिन अन्य जो अलग डिफरेंस टाइप के जो शास्त्र हैं उनमें स्वीकार नहीं किया जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत क्या होता है? आधारभूत ऐसे विषयों का प्रतिपादन करना जिसकी सिद्धि हो जाने पर अन्य विषय स्वयं सिद्ध हो जाए, अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। यानी एक विषय को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरा विषय भी अपने आप सिद्ध हुआ जा रहा है, तो इस तरह के सिद्धांत को हम लोग अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। चौथा है अभिपगम सिद्धांत, जब अपनी अभिमत स्वीकृत न होने पर अर्थ की विशेष परीक्षा हेतु कुछ समय के लिए स्वीकार कर लिया जाए, यानी कुछ समय के लिए मान लिया जाए, तब हम लोग उसे अभिपगम सिद्धांत कहते हैं। ये चारों सिद्धांत वही हैं, इसलिए हमने जल्दी जल्दी पढ़ दिया इसको। इस तरह हमारा तीसरा टॉपिक यानी सिद्धांतों के लक्षण में भेद खत्म हुआ। ठीक है, अगला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे ज़्यादा अगर इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट है तो यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय एवं उनकी उपादेयता और महत्व। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। किसी भी शास्त्र का अस्तित्व या आधारशिला उसके मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी कोई भी अगर शास्त्र है तो उसका अस्तित्व और आधारशिला जो है वो उसके सिद्धांत हैं। अगर आयुर्वेद एक शास्त्र के रूप में अब प्रमाणित है तो उसके वजह है उसके सिद्धांत। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र में जो भी विशेषताएं और वैशिष्ट है वे उसके मौलिक या आधारभूत सिद्धांतों पर ही आधारित है। यानी आयुर्वेद के जो अपने सिद्धांत हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उसी वजह से आयुर्वेद शास्त्र है। ठीक है, ये सिद्धांत आयुर्वेद के आधार स्तंभ हैं। जिस तरह सत्व, आत्मा और शरीर, यानी जो हमारा सत्व है यानी मन, और हमारी आत्मा और शरीर, ये तीनों मिलके इस लोक के आधार हैं, यानी इस जीवात्मा के आधार हैं, उसी प्रकार अपरिवर्तनशील तथा हमेशा विद्यमान रहने वाले सिद्धांत ही आयुर्वेद के आधार हैं। इन मौलिक सिद्धांतों को आयुर्वेद की रीढ़ की अस्थि कह सकते हैं। ठीक है, यानी सिद्धांतों की वजह से ही आयुर्वेद अब तक बना हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। इन आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है पंच महाभूत का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत त्रिदोष, तीसरा त्रिगुण, चौथा त्रिसूत्र, पांचवा सप्त धातु एवं ओज, छठा सट पदार्थ, और सातवां सिद्धांत है रसादि पंच पदार्थ, आठवां सिद्धांत है आत्मा परमात्मा, नवां सिद्धांत हो गया चतुष्पाद सिद्धांत, 10वां हो गया दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, 11वां हो गया लोक और पुरुष साम्य सिद्धांत, 12वां हो गया चतुर्विंशति और पंचविंशति पुरुष, 13वां सिद्धांत हो गया पुनर्जन्म, 14वां हो गया मोक्ष, और 15वां त्रिविध प्रकार के अन्य विषय। इसमें 7 और विषय आ जाएंगे, 7 और सिद्धांत आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कुल 15 सिद्धांत मान के चलते हैं। आयुर्वेद के 15 सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो कम से कम इसके 10 सिद्धांत आप कॉपी में जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, सबसे पहले आज हम पहला सिद्धांत शुरू करते हैं। पंच महाभूत का सिद्धांत क्या है? पंच महाभूत सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिनार्थे, यानी सर्व मतलब सभी द्रव्य जो हैं पंच भौतिकम है, मतलब पांच भौतिक महाभूतों से मिलके बने हुए हैं। वे महाभूत कौन से हैं? महाभूतानि खा वायु अग्नि आपा क्षितिज तथा, यानी कोई महाभूत कौन से? खा मतलब आकाश, वायु मतलब वायु,
अग्नि मतलब आग, और आपः मतलब जल, ठीक है, और क्षिति मतलब पृथ्वी। ये 5 मिल करके ये पंच महाभूत का निर्माण हुआ। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत की उत्पत्ति छोटी छोटी परमाणु रूपी तन्मात्राओं से होती है। यानी ये जो महाभूत हैं ये भी किसी से बने हुए हैं। ये किससे बने हुए हैं? ये तन्मात्राएं बस बनी। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से मिलके बनी है। उसी तरह से जो ये महाभूत हैं वो भी तन्मात्राएं, इनकी यूनिट क्या है? इनकी यूनिट जैसे आकाश की यूनिट तन्मात्रा क्या हो गई? शब्द। और वायु की क्या हो गई? शब्द और स्पर्श। अग्नि की तन्मात्रा हो गई शब्द, स्पर्श, रूप। जल की तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप और रस। पृथ्वी की तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये शब्द यहाँ पे है, फिर इसमें क्यों आया है ना? तो ये शब्द मतलब वायु के साथ भी शब्द इसलिए आया है क्योंकि सबसे पहले जिस महाभूत की उत्पत्ति हुई उसका नाम है आकाश, ठीक है। जब आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई, ये शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ। फिर आकाश से उत्पत्ति हुई वायु महाभूत की। जब आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई तो आकाश की तन्मात्रा इसमें उपस्थित होगी ना, ठीक है। तो आकाश की तन्मात्रा शब्द और वायु की तन्मात्रा स्पर्श। यानी वायु आकाश से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसकी तन्मात्रा इसमें उपस्थित है। अब वायु से अग्नि की मतलब कि अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुई, इसलिए अग्नि की तन्मात्राओं में शब्द और स्पर्श भी है और रूप अग्नि की तन्मात्रा है। यानी कहने का है कि जिससे जिसकी उत्पत्ति हुई उसकी तन्मात्राएं उसके अंदर हैं। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी में देखो 5 तन्मात्राएं उपस्थित हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। और इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, तभी ये तन्मात्राओं वाला कॉन्सेप्ट सही होगा। ऐसे याद करना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 1-2 बार रिवीजन करोगे अपने आप याद हो जाएगा ये। संसार के समस्त पदार्थ पंचभौतिक हैं। औषधि, अन्न, पुरुष में ये 5 महाभूत हमेशा विद्यमान रहते हैं। चाहे वो औषधि हो, चाहे अन्न हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी चीज है वो इन्हीं 5 महाभूत से मिलके ही बनी हुई है। अगला सिद्धांत देखते हैं, दूसरा सिद्धांत पंच महाभूत का। पंच महाभूत तथा त्रिदोष। एक्चुअली ये त्रिदोष का सिद्धांत है, ठीक है। ये पंच महाभूत इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अभी कहा कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब 5 पदार्थ पंच महाभूतों से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 दोष जो हैं ये भी पंच महाभूतों से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए इसको कहा गया पंच महाभूत तथा त्रिदोष का सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहता है? 3 दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। वात किससे मिलके बनी है? आकाश, वायु से। पित्त किससे बना है? अग्नि से। कफ किससे बना है? जल और पृथ्वी से। याद करने का तरीका यही है कि वात, पित्त, कफ सबको याद हो जाता 3 है, ठीक है। अगर तुमने सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया है ऊपर याद करने का, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो सबसे पहले वात में आकाश वायु को रखेंगे, फिर अग्नि, फिर कफ में जल और पृथ्वी। 1-2 बार अगर इसको रिवीजन करेंगे तो अपने आप सीक्वेंस भी जरूरी नहीं रहता है, याद हो जाता है। वात में आकाश वायु है और कफ में जल पृथ्वी है, पित्त में अग्नि है, ठीक है। वात वृद्धि या क्षय की चिकित्सा करने के लिए आकाश और वायु महाभूत की अधिकता या प्रधानता वाले द्रव्यों का सेवन या परित्याग किया जाएगा। कहने का मतलब ये, जब वात की वृद्धि हुई, वात की वृद्धि हुई यानी किस महाभूत की वृद्धि हुई? वात की वृद्धि यानी आकाश और वायु महाभूत की वृद्धि हुई, है ना। जब आकाश और वायु की वृद्धि हो चुकी है शरीर में, तब हम इसकी अगर चिकित्सा करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे आहार विहार का हम त्याग कर देंगे जिसमें आकाश और वायु महाभूत की अधिकता हो, उसको हम सेवन नहीं करेंगे। तभी तो, क्योंकि उसकी वृद्धि पहले से हो चुकी है ना, तो उसकी वृद्धि को कम करना है, तो ऐसे आहार विहार का परित्याग कर देंगे जिसमें आकाश वायु महाभूत प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर हमारी बॉडी के अंदर वात का क्षय हो गया है, जब वात का क्षय हो जाएगा यानी अब हमें ऐसे आहार विहार की जरूरत पड़ने वाली है जिसमें आकाश और वायु महाभूत हो, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी कि अगर वात की वृद्धि हो रही है और या वात का क्षय हो रहा है तो चिकित्सा करने के लिए आकाश और वायु महाभूत की अधिकता या प्रधानता वाले द्रव्यों का सेवन
या परित्याग किया जाएगा। ठीक है, जब क्षय होगा तो हम लोग सेवन करने लगेंगे, और जब वृद्धि हो जाएगी तो उनका हम आकाश और वायु महाभूत वाले द्रव्यों का परित्याग कर देंगे, क्योंकि वात की वृद्धि हो चुकी है। इसी तरह पित्त और कफ की भी चिकित्सा की जाएगी। पित्त में जैसे अग्नि बढ़ी हुई है तो वह ऐसे हम आहार विहार का सेवन नहीं करेंगे जो अग्नि को और बढ़ा दें, है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। त्रिदोष साम्यता। त्रिदोष की साम्यता कब जब होगी तो स्वस्थ रहेगा। जैसे वात पित्त कफ तीनों हैं और तीनों हमारी बॉडी के अंदर साम्य स्थिति में है। जब तक ये साम्य स्थिति में है तब तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर इनमें विषमता आती, यानी कि अगर वात बढ़ जाए या पित्त बढ़ जाए या कफ बढ़ जाए, कोई भी एक चीज अगर बढ़ा तो हमें डिजीज कॉज हो जाएगी, यानी हमें रोग हो जाएगा। ठीक है, त्रिदोष की विषमता से विकार या रोग की उत्पत्ति होती है। जब ये त्रिदोष प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर को धारण करते हैं, यानी वात पित्त कफ अभी प्राकृतिक अवस्था यानी साम्य अवस्था में, तब तो वो शरीर को धारण करके रखा है। लेकिन अगर ये विकृत हो जाता है या वृद्धि या क्षय हो जाता, तब ये विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट है, मतलब तीसरा सिद्धांत है त्रिगुण। अब जो तीन गुण हैं वो भी पंचमहाभूतों से मिलके बने हुए हैं। तीन गुण कौन से हैं? सबसे पहले तो यही याद करो, तीन गुण है सत्व रज और तम। ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति क्रम में पंच महाभूतों की उत्पत्ति में तीन गुण ही कारणभूत तत्व हैं। ठीक है, यानी सत्व जिसमें आकाश की बहुलता है, यानी अगर सत्व गुण है तो उसमें वहां पे आकाश की अधिकता पाई जाएगी, और रज गुण वायु की अधिकता वाला होता है। सत्व और रज ये दोनों जब होते हैं तो अग्नि महाभूत की अधिकता होती है, और सत्व और तम से जल महाभूत की अधिकता होती है। तम से पृथ्वी। याद करने के लिए देखो, हमने कहा था अगर सीक्वेंस याद करो तो आसानी रहेगी हर चीज को लिखने में। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ऐसे लिखा एक तरफ, दूसरी तरफ सत्व रज तम है। पहले में सत्व, दूसरे में रज, फिर सत्व और रज एक साथ, फिर सत्व और नीचे क्या बचा था तम, सत्व और तम कर लिया, और आखिर में हमने तम। ठीक है, ऐसे ही लिखने का तरीका है। सत्व बहुलम आकाशम। अगर सत्व बहुत अधिक होता है तो आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। और रजो बहुलो वायु, और रजोगुण ज्यादा है तो वहां वायु अधिकता होगी। सत्व रज अगर दोनों बहुलो, सत्व रज बहुलो अग्नि, अगर सत्व और रज दोनों अधिक हैं तो अग्नि महाभूत की अधिकता होगी। सत्व तमो बहुलो आपा। ठीक है, सत्व और तम की बहुलता से जहां होगा वहां जल की अधिकता होगी। तमो बहुला पृथ्वी, यानी जब तम की बहुलता होगी तब पृथ्वी की बहुलता होगी, ये कहने का मतलब है। सत्व रज तम ये तीन गुण हैं, इन्हें महागुण भी कहते हैं। ठीक है, पुरुष तत्व के अतिरिक्त संसार के सभी तत्वों में त्रिगुण की सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है। यानी पुरुष तत्व है, उसके साथ साथ संसार के जितने भी तत्व हैं, जैसे पंच महाभूत उसमें विद्यमान है, उसी तरह तीन गुण भी वहां पे विद्यमान रहते हैं। त्रिगुण साम्यावस्था, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने वाला है। अब देखो, अभी हमने कहा था वहां त्रिदोष की साम्यता में कि त्रिदोष की साम्यता होगी तो दोष नहीं होगा, यानी बॉडी स्वस्थ रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम अपोजिट वे में बात कर रहे हैं कि जब त्रिगुण की साम्यता होगी तो प्रलय आएगा। वहां पे पॉजिटिव वे में था कि तीन दोष जब साम्य अवस्था में रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन यही त्रिगुण के तीन गुणों के लिए कह रहे हैं जब साम्य अवस्था में, तो यहाँ पे निगेटिव में कहा प्रलय आएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने वाला है। कैसे आएगा प्रलय? तीन गुणों की साम्य अवस्था हो रही है। तीन गुण कौन से हैं? सत्व रज और तम, यही तीनों गुण है ना। तो अगर ये साम्य अवस्था में आ गए, यानी हमारा सत्व गुण अगर साम्य आ गया तो आकाश साम्य आ गया, रज गुण साम्य आ गया, वायु साम्य आ गया, सत्व रज दोनों साम्य में है तो अग्नि भी साम्य हो गई, सत्वतम भी साम्य हो गया तो जल भी साम्य हो गया। मतलब तीनों गुणों के साम्यता होने से पांचों महाभूत साम्य अवस्था में आ जाएंगे। और हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि जब कोई भी चीज साम्य अवस्था में होती है तो रिएक्शन रुक जाती है ना, वैसे ही है बस। जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पांचों महाभूत साम्य अवस्था में आएंगे तो
सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, और सृष्टि का निर्माण नहीं होगा तो प्रलय होगा। और यही देखो, त्रिगुण जब विषम अवस्था में रहेंगे, यानी सत्व रज और तम, इनमें साम्य अवस्था नहीं है, अब ये विषम अवस्था में, तब ये सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। ठीक। सत्व गुण लघु हल्का होता है और प्रकाशक होता है, ज्ञान कराने वाला होता है, प्रिय होता है। ठीक है। जबकि रजोगुण जो होता है वो स्तंभक होता है, प्रवर्तक होता है और चंचल गतिमान होता है। तमोगुण जो होता है वो गुरु तथा आवरक नियमक होता है। तीनों गुण विरुद्ध धर्म वाले होते हैं। ठीक है। देखो, इसका अपना गुण है अलग, इसका अपना गुण, इसका अपना गुण, तीनों अलग अलग गुण है, विरोध, एक दूसरे के विरुद्ध में है। ठीक है। विरुद्ध होते हुए भी, लेकिन ये विरुद्ध तो हैं, लेकिन ये परस्पर मिलकर ही प्रयोजन को सिद्धि करते हैं। मतलब तीनों का अपना अलग अलग गुण है, एक दूसरे का विरोधी गुण है, लेकिन जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तभी ये कार्य को सिद्ध करेंगे, ऐसा कहने का मतलब है। जैसे सत्वगुण जो है लघु है, रजगुण गतिशील है, तमगुण गुरु है। लघु गतिशील गुरु को ध्यान में रखकर सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार का सेवन चिकित्सा में पथ्य एवं अपथ्य रूप में करवाया जाता है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को लघु आहार की जरूरत है, ठीक है, तब हम उसे सात्विक भोजन देंगे। और किसी अगर व्यक्ति को गुरु आहार की जरूरत है, तब हम तामसिक भोजन देंगे, है ना। अगर मान लो उसको लघु आहार की जरूरत है और तुमने उसे गुरु मतलब तामसिक खाना खिला दिया, मतलब तामसिक आहार दे दिया, तो उसके लिए विपरीत चिकित्सा हो गई ना, तो उसको नुकसान कर जाएगा। वही चीज़ है कि जब हम उसकी चिकित्सा करते हैं तो सात्विक और तामसिक इस बात को ध्यान में रख के चिकित्सा की जाती है कि मतलब उस रोगी के लिए क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। अगला देखते हैं सिद्धांत, त्रिसूत्र सिद्धांत। त्रिसूत्र का सिद्धांत क्या है? 3 सूत्र होते हैं, हेतु, लिंग और औषधि। ठीक है। हेतु, लिंग, औषधि ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम, ये 3 सूत्र हैं। हेतु मतलब कारण, लिंग यानी उसके लक्षण, और औषधि मतलब मेडिसिन्स। ठीक है। आयुर्वेद चरक और वाग्यभट्ट के अनुसार त्रिसूत्रीय है। ठीक है। आयुर्वेद जो है वो चरक और वाग्यभट्ट के अनुसार कैसा है? 3 सूत्रों से निर्मित है। इन्हीं 3 सूत्रों से, हेतु, लिंग और औषधि। ठीक है। हेतु, लिंग और औषधि के अलावा अन्य किसी विषय का वर्णन चरक संहिता तथा अष्टांग हृदय में नहीं मिलता है। इस बात का मतलब ये है कि जितने भी चरक संहिता हो, चाहे वाग्यभट्ट हो या फिर अष्टांग हृदय हो, कुछ भी हो, तो जो भी उसमें लिखा गया है वो 3 सूत्रों के आधार पर है। या तो उसमें कारण बताया गया है यानी हेतु बताया गया है, या तो लिंग बताया गया है यानी उसके लक्षण को बताया गया है, या तो औषधि के बारे में वर्णन है। इन्हीं तीनों सूत्रों का वर्णन सारी संहिताओं के अंतर्गत हमें मिलता है। समस्त विषयों का समावेश उपरोक्त 3 सूत्रों में किया जाता है। जितने भी विषय हैं उन सब का समावेश इन्हीं 3 सूत्रों के अंतर्गत किया जाता है। अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, सप्त धातु एवं ओज। 7 धातुएं हमारी शरीर में पाई जाती हैं। जितना भी ये पढ़ा रहे हैं एक बार याद जरूर कर लेना, कम से कम। जैसे सप्त धातु है तो 7 धातुएं याद होनी, 3 सूत्र हैं तो 3 सूत्र कौन से ये याद होना चाहिए। भले उसके बारे में भी पढ़ना, रीड करना, जब रीड करोगे तो धीरे धीरे याद होगा, लेकिन कम से कम जो उसका मेन पॉइंट है वो याद होना चाहिए। जैसे 7 धातुएं हैं, अब 7 धातुएं याद होनी चाहिए। कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये इतना तो याद, कम से कम याद होना चाहिए। जब इसको पढ़ते रहोगे तो बाकी तो डिटेल याद हो जाएगी, मगर सबसे पहले उसका मेन पॉइंट याद होना चाहिए। चलो, रस सप्त धातुएं देखते कौन सी हैं। रस, असृग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, धातुआ। ठीक है। ये 7 धातुएं हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। रस धातु का मुख्य कार्य प्रीणन या तर्पण है, यानी रस से हमें तर्पण यानी कि शक्ति प्रदान होती है, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। रक्त धातु का मुख्य कार्य जीवन देना है। जीवन कैसे देता है? क्योंकि रक्त के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन का संवाहन होता है। और मांस धातु का कार्य लेपन कर्म है। अस्थियों के ऊपर मांस धातु एक तरह से लिपटा है ना, लेपन कर्म है, वही लेपन। मांस धातु क्या करता है? लेपन कर्म करता है। मेद धातु का मुख्य कार्य स्नेहन है, यानी जो शरीर में रुचिता होती है
उसको दूर करने का काम करता है मेद धातु। और अस्थि धातु का कार्य शरीर को धारण करना है, हमारे शरीर को अस्थियों ने धारण करके रखा है ना। और मज्जा धातु का कार्य अस्थि पूरण है, यानी अस्थियों के अंदर का जो भाग होता है वो मज्जा से भरा रहता है। गर्भ का उत्पन्न करने का कार्य किसका है? शुक्र धातु का कार्य है। ये सातों धातु के कार्य हो गए। दोष इन्हीं धातुओं को दूषित करते हैं। जो वात, पित्त और कफ है वो इन्हीं 7 धातुओं को क्या करेंगे? दूषित करेंगे। और जब इनको दूषित करेंगे तब हमें बीमारियां हो जाएंगी। और इनको दूषित करते हैं इसलिए इसको हम लोग दुष्ट से कहेंगे। ये आयुर्वेद के टर्म है, ठीक है। मतलब दोष जिस धातु को दूषित करें वो दुष्ट है, ठीक है। ओज सभी धातुओं का सार है, यानी इन 7 धातुएं, इन 7 धातुओं का जो सार भाग निकल के आता है वो ओज के नाम से जाना जाता है। और ओज जब तक शरीर में है तब तक जीवन है, और जब ओज की नष्ट हो जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से 5 सिद्धांत हमने आज पढ़े हैं। और अगला सिद्धांत जो है 60 पदार्थ, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू।